हाँ जी बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? हम्म आ जाओ, देखिए फटाफट से बता दो कि कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। और मेरी आवाज है वो आप सब लोगों के पास एकदम क्लियर आ रही है? थम्स अप करके मुझे बता दीजिएगा। मैं 1 मिनट आप लोगों के कमेंट देख लूं। हाँ जी। हेतराम, सांकला, श्याम, शमशेर चौधरी, राजकिरण, शोभा, हिमांशु, रिंकू, हिमांशु सैनी, अंकित मालव, रिंकू बागरी, अर्जुन मुंडा, उपेंद्र, राम राम जी, छोटी काशी गोल के से लखीमपुर, अरविंद, सौरभ, टीनू, अंकित कुमावत। आपको सर्दी नहीं लग रही? हमें स्टूडियो है, ये चारों तरफ से बंद रहता है ना, तो यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती है। ठीक है। आरुषि शर्मा, अंकित कुमावत, भंवरलाल, वैभव, सलमा, दीपिका, सबको नमस्कार प्यारे बच्चों। और बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कैसा चल रहा है रिवीजन आप लोगों का? आज आपके दादाजी का इंतकाल हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे भाई। नटवर सिंह मीना जी, देवेंद्र सिंह, राम राम जी, पुष्कर, डिम्पल। हम्म अपनी क्लास में 2 रिंकू है, हाँ। और बताओ। ठीक है। हाँ जी बलबीर डागर, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया हो सब? अब मुझे बताओ, कल हमने आर्टिकल 136 तक पढ़ लिया था, है ना? पॉलिटी में कौन सा आर्टिकल तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? आर्टिकल 136 तक पढ़ लिया था हम लोगों ने प्यारे बच्चों। आज आर्टिकल 137 पढ़ेंगे। तो एक बार पिछले वालों में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। आर्टिकल 137 है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित। किससे? न्यायिक पुनरावलोकन। ये सर्वोच्च न्यायालय को मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक ही लाइन में लिखा रहा हूं इसको, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, वैसे हमारे संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का डायरेक्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है ना? अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का जो उल्लेख है वो कहीं पर नहीं किया गया है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम आर्टिकल 13 के अंतर्गत, आर्टिकल 137 के अंतर्गत यहाँ पे पढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन जानते हो ना आप लोग, कि हमारी संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून की वो जांच करता है प्यारे बच्चों। जुडिकल रिव्यू एक पार्ट अगर मैं बता दूं आप लोगों को तो। ठीक है। डिंपल, आर्टिकल 136 में विशेष अनुमति थी प्यारे बच्चे, विशेष अनुमति थी सुप्रीम कोर्ट से ना, विशेष अनुमति ली जाती है। कोई कोर्ट मार्शल जैसा नियम हो तो नहीं पूछा जाएगा, मतलब मैंने नॉर्मल बता दिया है। मुख्य मुख्य आर्टिकल जो आज तक परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे गए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आगे एक और आएगा प्यारे डियर। ठीक है। आगे जैसे सब छोटे छोटे हैं। आर्टिकल 138, ये क्या बोलता है? हम्म? आर्टिकल 138 क्या बोलता है? कि संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। लिख लो, संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, बढ़ा सकती है। लो जी भैया, जो सुप्रीम कोर्ट का पावर राइट्स है ना, उसको हमारी संसद विधि बनाकर और बढ़ा सकती है। ये आर्टिकल 38 के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? 139, माफी चाहता हूं, 139 लिखना है ना। आर्टिकल 139 ये बोलता है कि संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट की जो रीट अधिकारिता है ना उसको बढ़ा सकती है। भैया, संसद विधि बनाकर, रीट हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। विधि बनाकर, विधि बनाकर जो रीट है, रीट अधिकारिता बढ़ा सकती है।
रीट अधिकारिता बढ़ा सकती है। रीट अधिकारिता बढ़ा सकती है प्यारे बच्चों। क्लियर? आपने नागरिकता नहीं करवाई? हाँ जी बंटी जी, बिल्कुल नहीं करवाई साहब। बंटी जी बिल्कुल नहीं करवाई, तो करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? हम्म? भाई हम चले थोड़ा ना गए, हम ऐसे थोड़े आपको टाटा बाय बाय थोड़ा ना बोल दिया कि ठीक है जी अब नहीं आएंगे हम। हम्म? ठीक है। आर्टिकल 139 ए और आता है एक प्यारे बच्चों, ये क्या बोलता है आर्टिकल 139 ए और आता है, ये बोलता है प्यारे बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामलों का ट्रांसफर कर सकता है या मामले अपने पास मंगवा सकता है ना। आसान भाषा में लिखो एकदम कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामलों का, सुप्रीम कोर्ट लिख लो डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों को, कुछ मामलों को ट्रांसफर या स्थानांतरण लिख लो हिंदी में, कुछ मामलों को स्थानांतरण स्थानांतरण कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है और अपने पास मंगवा सकता है, अपने पास मंगवा सकता है। जैसे सर, पास मंगवा सकता है कैसे सर? जैसे मान के चलो कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है या कोई हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस मामले को किसी बेंच के पास ट्रांसफर कर सकता है कि मान लो कोई या तीन जजों की बेंच चल रही है, अब मुख्य जज को लगा कि नहीं यहाँ नहीं, मैं दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर करना चाहता हूं, वो कर सकता है। या कोई हाई कोर्ट है, मान लो जयपुर हाई कोर्ट के अंतर्गत या जोधपुर हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को जोधपुर हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी कोर्ट के अंतर्गत ट्रांसफर कर सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यह आर्टिकल 139 ए के अंतर्गत आता है। ऐसा आर्टिकल 140 जो आता है, आर्टिकल आर्टिकल 140 जो आता है प्यारे बच्चों, उसके अंतर्गत आता है मेरे प्यारे डियर कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां, सहायक शक्तियां, लो जी भैया, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां जो है मेरे प्यारे बच्चों, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 140 के अंतर्गत आता है भैया, ठीक है ना। आर्टिकल 140 के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। साहब बताओ, एक मेरा प्यारा बच्चा मुझे पूछ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा बेटा राजा राम? ये तो उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम बेटा 5 अप्रैल को है, इसकी बहुत पहले से प्रस्तावित है। दीपक जायसवाल, रीट होता है क्या बेटा? दीपक, रीट का मतलब होता है जस्टिस, न्याय। 5 प्रकार की होती है, आर्टिकल 32 में बहुत डिटेल से हमने बातें की थी, है हमने बहुत डिटेल से बातें की थी, कैसे भूल जाते हो तुम? है आर्टिकल 141 का बोलता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 141 की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हो गया, सभी न्यायालयों को मानना होगा प्यारे बच्चों। ये आर्टिकल 141 बोलता है। क्या बोलता है? कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के सभी राज्य न्यायाधीशों के ऊपर, सभी न्यायालयों के ऊपर मतलब बाध्यकारी होगा। ऐसे लिखो कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के राज्यिक क्षेत्रों के सभी न्यायालयों सभी न्यायालयों पर लागू होगा। लो जी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी वो भारत के राज्यिक क्षेत्र। अच्छा, राज्यिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? मैं आप लोगों को जब आर्टिकल 2 या 3 पढ़ा रहा था ना, आर्टिकल 1, 2, 3, उस समय मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है संघ क्षेत्र,
भारत के संघ शासित क्षेत्र, एक होता है भारत का राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? है राज्य क्षेत्र का क्या मतलब होता है बेटा? भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसे क्षेत्र जिनके ऊपर भारत भविष्य के अंतर्गत अधिग्रहण करेगा। दोबारा सुनना एक बार। ऐसे क्षेत्र जिनके ऊपर भारत भविष्य के अंतर्गत अधिग्रहण करेगा, वो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे डियर। ठीक है ना? ठीक है साहब। आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 तारे सितारे लगाना इसके ऊपर, 142 और 143 के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहाँ से। ठीक है ना? और 141 भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से भी कई बार प्रश्न छपा है भाई, यहाँ से भी कई बार प्रश्न छपा है। यहाँ से ना स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पे लागू होता है। तो होता है मेरे प्यारे बच्चों। भाई भारत के जितने भी कोर्ट है, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी कोर्टों के ऊपर लागू होता है। और आर्टिकल 142 में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्यारे बच्चों, है ना? सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय करने की शक्ति, पूर्ण न्याय करने की शक्ति, न्याय करने की शक्ति। लो जी साहब, पूर्ण न्याय करने की शक्ति। पूर्ण न्याय का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी कर सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश भी जारी कर सकता है जिस विषय के ऊपर कोई नियम बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसके आसपास में, है ना, कोई भी चीजें हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो हाईवे के ऊपर पहले शराब बिक्री हुआ करती थी, आपको पता होगा, है ना? पहले जैसे हाईवे होती थी तो हाईवे के ऊपर ही शराब की दुकानें होती। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाईवे के 200 मीटर के दायरे में, हाईवे के 200 मीटर के दायरे में प्यारे बच्चों जो दुकान है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे राम मंदिर वाला मामला था, बाबरी मस्जिद वाला, ये भी हाई कोर्ट का एक प्रकार से, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रकार से ये विशेषाधिकार था। इसके ऊपर उन्होंने एक्ट दिया, सर्वसम्मति से नियम वो दिया, निर्णय दिया। ऐसे एक 1984 में कार्बाइन गन वाला जो मामला हुआ था, भोपाल के अंतर्गत आइसोसाइनाइड गैस वाला, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्षेत्राधिकार बढ़ा करके निर्णय दिया था प्यारे बच्चों। तो लिख लो कि आर्टिकल 142 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश जारी कर सकेगा जो उसके समकक्ष किसी भी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत तहत सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश, ऐसा आदेश जारी कर सकता है ना भैया? इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी कर सकता है या सकता है जो उसके समकक्ष किसी वाद या विषय, जो उनके समक्ष समक्ष किसी वाद या विषय पर, वाद या विषय पर, वाद का मतलब है कोई केस चल रहा हो मेरे प्यारे बच्चों, या कोई ऐसा विषय हो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें पूर्ण न्याय करना आवश्यक हो, विषय पर पूर्ण न्याय करना आवश्यक हो, पूर्ण न्याय करना आवश्यक हो, न्याय करना आवश्यक है, आवश्यक हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना? ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई साहब ऐसा कोई भी मामला, हाँ जी, ऐसा कोई भी मामला मेरे प्यारे बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। हाँ जी, देखो क्या बोलता है, एक बार दोबारा सुना। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है भाई साहब पूर्ण न्याय करने की। पूर्ण न्याय करने का मतलब है कि ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट के पास है और जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई संसद द्वारा विधि नहीं बनाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपना आदेश दे सकता है, और इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना,
इसे क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, न्यायिक सक्रियता। ध्यान से सुनना, एक दो चीज मैं बताऊं आप लोगों को। इंग्लिश में बोलते हैं उसको जुडिकल एक्टिविज्म। जुडिकल एक्टिविज्म, ध्यान से सुना एक चीज का। भारत में क्या संविधान के अंतर्गत एक तो जुडिकल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, इनका उल्लेख कहीं नहीं किया गया डायरेक्ट रूप से। मैंने आपको आर्टिकल 137 में लिखाया है ना कि 137 उसका एक केवल वो लिखा है मैंने कि भाई 137 के तहत जुडिकल रिव्यू करने का राइट्स है, लेकिन जुडिकल रिव्यू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ न्यायिक सक्रियता लिखा है मैंने आपको। परीक्षा में पूछा गया है कि न्यायिक सक्रियता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुभूत होती है या प्रत्यय होती है, तो आर्टिकल 142 के अंतर्गत। यहां सुप्रीम कोर्ट ने मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा ना, हाईवे के पास शराब बिक्री पर रोक, शराब बिक्री शराब बिक्री पर रोक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, है ना, राम जन्मभूमि वह बाबरी मस्जिद वाले मामला भी अपने पास मंगा करके इन्होंने दिया था। कार्बाइड गन वाला जो मामला है, इन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, जो मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं था ये, लेकिन उन्होंने अपने विशेषाधिकार का पालन करते हुए ये कार्य किया था दोस्त, भाई विशेषाधिकार का। ठीक है, ठीक है जी साहब। सर फिर रेप केस पर कोई एक्शन क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते? बिल्कुल देते हैं बेटा। नेत्रा सिंह, किसने बोला रेप केस पे नहीं देते? भाई किसने बोला? डायरेक्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते ना बेटा, पहले सेशन कोर्ट में जाया जाता है, फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ कंडीशन में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोलता है ये? क्या बोलता है ये राष्ट्रपति की, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शदायी अधिकारिता के अंतर्गत आता है, या वो परामर्शकारी शक्ति के अंतर्गत आता है कि भाई साहब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसी के तहत, हालांकि मैंने लिखा रखा है इसको राष्ट्रपति के समय कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह सलाह या परामर्श मांग सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श मांग सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। आर्टिकल 14 और 19 में अंतर बताओ बेटा। आर्टिकल 14 और 19 में ऋतु बहुत पहले अंतर बता चुके हैं। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता है, आर्टिकल 14 में समानता है बेटा, है ना। एक बार अच्छी तरीके से पढ़ना, आपको वही समझ में आ जाएगा। क्लास दोबारा देख लेना एक बार। देखो आर्टिकल 143 में क्या है कि भैया हम लोगों को है ना सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का राइट्स है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। अब सलाह वो किन मामलों पे मांग सकता है आर्टिकल एक तो है 143 का 1, ठीक है ना। एक तो इन पे मांग सकता है, इनमें 3 प्रकार की सलाह मांग सकता है वो। 3 प्रकार की कौन कौन सी सलाह मांग सकता है? किसी विधि से संबंधित कोई सलाह मांग सकता है ना। कोई कानून बन रहा है, उस कानून के बारे में मान लो राष्ट्रपति को ज्यादा जानकारी ना हो, तो वो सलाह मांग सकता है। या कोई तथ्य हो, है ना, कोई फैक्ट हो मेरे प्यारे बच्चों, उससे संबंधित वो जानकारी मांग सकता है। या मेरे प्यारे बच्चों संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून मांग सकता है, या संविधान की व्याख्या से मेरे प्यारे बच्चों सलाह मांग सकता है। एक तो इन 3 आधार पे मांग सकता है। अब यदि संविधान की व्याख्या से संबंधित सलाह माने ना, है ना, तो इस मामले के ऊपर तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मामले पे तो प्यारे बच्चों राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सलाह मांग सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और सलाह देना जरूरी भी है ना। सलाह देना जरूरी भी है मेरे प्यारे बच्चों। एक दूसरी वो सलाह मांगता है आर्टिकल 143 का सब क्लोज 2, है ना। सब क्लोज 2 मेरे प्यारे बच्चों, उसमें संविधान के लागू होने से पूर्व कोई संधि या समझौते है ना। इसमें क्या बोला गया है कि भाई संविधान के लागू होने से पूर्व
संविधान के लागू होने से पूर्व, लागू होने से पूर्व, पूर्व के संधि व समझौते, संधि व समझौते, है ना। संविधान के लागू होने से पूर्व के संधि व समझौते पर राष्ट्रपति, समझौते पर राष्ट्रपति, समझौते पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है प्यारे बच्चों। लो जी भैया, मांग सकता है। ये दो आधारों पे सलाह मांग सकता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना भाई, दो आधारों पे मांग सकता है। अब इनमें एक चीज का और ध्यान रखना आप लोगों को, बताओ कि आर्टिकल 100 आगे लिख लेते हैं। आर्टिकल 124 एक जो है ना, आर्टिकल, आर्टिकल 124 नहीं, 143 का सब क्लोज वन, 143 लिखा है ना इधर भी हमने, 143 का सब क्लोज वन। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसमें प्यारे बच्चों क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या इसमें बोलता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। ठीक है साहब। संविधान की व्याख्या को छोड़ करके बाकी जो विधि थी, तथ्य थी, उसके आधार पे सलाह देना कंपलसरी नहीं है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति को भी मेरे प्यारे बच्चों सलाह मानना बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को सलाह मानना, सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है, मानना बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। मतलब सर थोड़ा सा बता दो, मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आर्टिकल 143(1) में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना जरूरी नहीं है, अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति उस सलाह को माने, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है ना भाई, राष्ट्रपति सलाह को माने ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 143 का सब क्लोज 2 के तहत, 2 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना बाध्यकारी है, सलाह देना बाध्यकारी है भैया, जरूरी है। जबकि राष्ट्रपति के द्वारा सलाह को मानना बाध्यकारी नहीं है मेरे दोस्त, है ना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा, द्वारा सलाह, सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी का मतलब होता है बाइंडिंग, जरूरी, कंपलसरी, कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है तो उसको मानना ही मानना है, ऐसा राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है साहब। ये आर्टिकल 143 का सब क्लोज 2 है ना। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को 3 महीने में किसी बिल पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बताता है। मुर्मू जी ऐसी से सलाह मांगा था, ये मैंने आप लोगों के सामने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है साहब। अब आर्टिकल 144 क्या बोलता है? आर्टिकल 144 क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? ये बोलता है कि भाई साहब हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है ना, ये जो न्यायिक अधिकारी और सिविल अधिकारी है, ये सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है भाई, आर्टिकल 144 क्या बोलता है? आर्टिकल 144 की भारत के, भारत के न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी व न्यायिक अधिकारी व सिविल अधिकारी, है ना। सिविल अधिकारी, सिविल अधिकारी जानते हो ना आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, भाई न्यायिक अधिकारी और सिविल अधिकारी मेरे प्यारे, डियर लिख लो, वैसे लिख लो आप। सिविल अधिकारी, न्यायिक अधिकारी व सिविल अधिकारी, अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। ठीक है जी साहब, कर देंगे साहब, सहायता करेंगे प्यारे बच्चों, है ना भाई, सहायता करेंगे मेरे दोस्त। लो जी भैया, आगे बातें करते हैं 145 की, है ना। आर्टिकल 145 की बात करते हैं, वो बोलता है कि साहब सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपने लिए वो विधि वगैरह बना सकता है।
है ना? अपने वकीलों के लिए कि कहीं तुम ज़्यादा पैसे-पैसे मत ले लेना किसी चीज़ के लिए, ज़मानत के लिए, अपने काम क्षेत्र के लिए वो अपने नियम बना सकता है ना? वो नियम बनाएगा वो संसद की विधि के अधीन रहते हुए बनाएगा और राष्ट्रपति से अनुमोदन लेकर के बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो लिख लो इसके अनुसार जैसे हम अपने पॉलिटी की भाषा में लिखेंगे, तो आर्टिकल 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संसद की विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति से अनुमोदन लिख लेंगे ना? हाँ, राष्ट्रपति से अनुमति या अनुमोदन के बाद अपने विनियम के लिए नियम बना सकता है प्यारे बच्चों। लिखो आर्टिकल 145 कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय संसद की विधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संसद की विधि के अंतर्गत अंतर्गत रहते हुए राष्ट्रपति से अनुमोदन लेकर है रहते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन मतलब पूछा जाता है उसको पहले राष्ट्रपति के अनुमोदन से है ना सर्वोच्च न्यायालय संसद की विधि के अंतर्गत रहते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन से अपने विनियम के लिए विधि से अनुमोदन से अपने कार्यों के लिए ऐसे लिख लो तो आप तो अपने कार्यों के लिए नियम बना सकते हैं नियम बना सकते हैं नियम बना सकते हैं लो जी साहब ठीक है नियम बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ठीक है जी भैया ठीक है साहब अब गुरुजी कौन सी मामलों पे नियम बनाएंगे जैसे वकीलों के लिए हैं? जैसे हम बात करें वकीलों के लिए कोई भी रूल हो वकीलों के लिए है ना वकीलों के लिए और बात करें तो जमानत के लिए भाई जमानत के लिए आदि जो रूल है वो बना सकता है प्यारे बच्चों एक आर्टिकल 145 के अंतर्गत ही है कल कमेंट किया था या परसों कमेंट किया था एक बालक बालिका ने किया था है ना एक बालक बालिका ने किया था कि सर संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक बेंच बनाई जाती है उस बेंच के अंतर्गत न्यूनतम 5 सदस्य होंगे वो आर्टिकल 145 के अंतर्गत ही उल्लेख किया गया है दोस्तों है ना आर्टिकल 145 का सब क्लोज 3 में है वो है ना संविधान की व्याख्या से संबंधित है संविधान की व्याख्या संविधान की व्याख्या के लिए लिए एक बेंच का गठन कर सकता है बेंच का गठन ठीक है अब साहब इस बेंच का जो गठन है वो कौन करेगा हम्म? इस बेंच का जो गठन है वो कौन करेगा ये गठन करेगा सीजेआई सीजेआई सब लोग जानते हो इसमें न्यूनतम जज कितने होंगे हम्म? न्यूनतम जज कितने होंगे 5 होंगे जी साहब कितने मिनिमम 5 जज होंगे प्यारे बच्चों और इनका जो गठन किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे केशवानंद भारती केस था और केशवानंद भारती केस में मेरे प्यारे बच्चों भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केस है जिसमें 13 जजों की बेंच थी वो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो केशवानंद भारती केस मेरे प्यारे बच्चों 1973 में आया था इसमें 13 जजों की बेंच थी 13 जजों की बेंच प्यारे बच्चों और ये भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच है मेरे प्यारे बच्चों ये भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच है मेरे प्यारे 24 अप्रैल 1973 को इसका निर्णय आया था ये तारीख भी याद रखना आप लोगों को पूछा गया है परीक्षा में कई बार है ना 24 अप्रैल 1973 को भारत का सबसे बड़ा बेंच वाला अब तक का केस है इस केस में केशवानंद जी स्वयं भले ही केस हार गए हो प्यारे बच्चों लेकिन भारतीय राजनीति की और भारत के कानून की और भारत के संविधान को एक जो मजबूती ये केस देकर के गया वास्तव में इतिहास के अंतर्गत इस केस को याद रखा जाएगा सर केस भी पूछते कि हाँ
डायरेक्ट पूछा जाएगा। केस में आज तक जो अमूमन पूछा गया ना, तो सबसे ज्यादा केशवानंद भारती केस ही पूछा गया है। और केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, इसने भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना का सिद्धांत दिया था। अमूमन जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर केस का नाम आ जाएगा, इधर इनकी सन आ जाएगी, यही पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। बाकी 146 के अंतर्गत प्यारे बच्चों, ये अपने कर्मचारियों के लिए नियम भी बना सकता है, और 147 के अंतर्गत इनकी खुद की निर्वाचन की व्याख्या है। ये लो साहब, ये अपना सुप्रीम कोर्ट है, ये आप लोगों के लिए लिखा देते हैं। चलो, आर्टिकल 146, सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों के लिए, सुप्रीम कोर्ट अपने कर्मचारियों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए नियम बना सकता है, नियम बना सकता है। ठीक है साहब, अपने कर्मचारियों के लिए, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी काम करते हैं ना, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट खुद ही बनाता है प्यारे डियर। ठीक है। और आर्टिकल 147 जो बोलता है निर्वाचन की व्याख्या, निर्वाचन की व्याख्या। ठीक है, इतना ही उसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। लो जी भैया, आर्टिकल के रूप से, संवैधानिक रूप से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैक्ट जो मैं लिख करके लाया था, वो आप लोगों को बता देता हूं, है ना। लिखा देता हूं, बता क्या देता हूं भाई, लिखा देता हूं, वरना तुम बोलोगे कि गुरुजी ये तो आपने बताया ही नहीं। भाई ये तो आपने बताया नहीं, बताना तो जरूरी है भाई, बताना तो जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं है? भाई है कि नहीं है? अब दो तीन फैक्ट, पहला तो लिखो एक जनहित याचिका, एक तो लिखो जनहित याचिका। नाम सुना है आप लोगों ने, क्या होता है जनहित याचिका? पीआईएल का नाम किस किसने सुना है? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। भारत के अंतर्गत ये आई थी ना, ये पीएन भगवती और वी आर कृष्णा अय्यर की सिफारिश के ऊपर आई थी। वैसे जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी अमेरिका के अंतर्गत, और हम लोग अमेरिका से ही लेकर के आए थे इसको। अगर हम लोग भारत की बात करें, तो भारत में प्यारे बच्चों दो व्यक्ति थे, पीएन भगवती, पीएन भगवती व वी आर कृष्णा अय्यर, वी आर कृष्णा अय्यर, कृष्णा अय्यर के प्रयासों से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक ही प्रश्न पूछा गया है जनहित याचिका का, आज तक मैं सबसे ज्यादा अगर बात बताऊं तो ये पीएन भगवती का, कि किस जज की प्रयासों से या किस जज के प्रयासों से प्यारे बच्चों भारत के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल है वो आई थी। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पीएन भगवती और वी आर कृष्णा अय्यर के प्रयासों से था साहब। ठीक है ना, इतना ही ध्यान रखना इसके अंतर्गत, और कुछ याद नहीं रखना आप लोगों को। हाँ, अभी थोड़ा सा एक बार कमेंट के लिए रुक जाएगा बेटा, एक बार कमेंट के लिए रुक जाएगा। जनहित याचिका का मतलब होता है प्यारे बच्चों, नाम से ही पता है, जन का मतलब जनता, हित मतलब उनके कल्याण के लिए, याचिका मतलब रीट, कि लोगों के हितों के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत डायरेक्ट रीट है वो जारी की जा सकती है। देखो वैसे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत महंगे होते हैं, मैं आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट के वकील की कम से कम तुम फीस मानते हो ना, मिनिमम से मिनिमम 1.5-2 लाख रुपए फीस होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज की। जज की नहीं, माफी चाहता हूँ, वकील की मिनिमम से मिनिमम बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है। हाँ जी साहब। अब अगला लिखते हैं एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अगला लिखते हैं एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट की सबसे पहले आप लोगों से स्थापना पूछ लेता हूं कि स्थापना कब हुई, तो 3 अप्रैल 1946 को, है ना। सबसे पहले हम इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। बहुत बढ़िया सा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पे इसका? मुख्यालय, तो मुख्यालय है प्यारे बच्चों इनका हेग में। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड।
हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी। फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें जज टोटल कितने हैं, तो इसमें टोटल 15 जज है। इन जजों का कार्यकाल कितना होता है? इन जजों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे बच्चों 9 वर्ष का। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य क्या होता है? तो कार्य में ध्यान रखना, दो देशों के मध्य विवाद होने पर मेरे प्यारे बच्चों, लो जी साहब, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी मामला हो तो उसकी सुनवाई फिर इंटरनेशनल कोर्ट में होती है ना। आपको पता होगा एक कुलभूषण जाधव नाम का व्यक्ति था, 2017 के अंतर्गत प्यारे बच्चों ईरान से पाकिस्तान के द्वारा पकड़ा गया था, और पाकिस्तान बोलता है कि ये जासूस है, जबकि वो एक नेवी का अधिकारी था, वो किसी भी प्रकार से जासूस नहीं था मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अभी तक अरेस्ट कर रखा है। सर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई भारत के भी जज बने हैं क्या? बिल्कुल बने हैं साहब, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के जज, मेरे प्यारे बच्चों, भारत के जज कौन कौन है? एक का नाम याद रखना आपको, बी.एन. राव साहब। बी.एन. राव साहब जो है वो प्यारे बच्चों 1952 से 1956 तक यहाँ पे जज रहे थे। 1952 से 1956 तक भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जज रहे थे। ठीक है जी। दूसरा नगेंद्र सिंह डूंगरपुरिया। दूसरा नगेंद्र सिंह डूंगरपुरिया। नगेंद्र सिंह डूंगरपुरिया। अब डूंगरपुरिया जी जो है ये 1973 से लेकर के 88 तक रहे थे प्यारे डियर। 1973 से लेकर के 1988 तक रहे थे। ठीक है साहब। तीसरा लिख लो आप, रघुनंदन पाठक। तीसरा है रघुनंदन रघुनंदन पाठक मेरे प्यारे बच्चों। रघुनंदन पाठक है 1989 से 1991 तक मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, ठीक है, 1991 तक मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और लास्ट लिख लो आप इसमें दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी। दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी का कार्यकाल पहले तो 2012 से 18 तक तो ये कार्यकारी थे, परमानेंट नहीं थे। अब प्यारे बच्चों 2018 से 2027 तक इनका कार्यकाल है, वर्तमान में है। और दलबीर भंडारी का ध्यान रखना, संबंध अपने राजस्थान जोधपुर से है ना, राजस्थान से, और राजस्थान में कहाँ के हैं ये? जोधपुर के हैं प्यारे बच्चों। राजस्थान में कहाँ के हैं ये? जोधपुर के हैं प्यारे बच्चों। लो जी भैया, लिख लो फटाफट से, है ना। सर मुझे इंडियन पॉलिटी के लिए अपना पहले बेस तैयार करना है तो कहाँ से पढ़ूं? प्लीज बेटा, ये बेस ही चल रहा है बेटा, इससे आप और क्या पढ़ोगे देवेंद्र सिंह? है देवेंद्र सिंह, मैंने आपको एक चीज देखी, आपका थोड़ा सा ना आईक्यू लेवल मुझे लग रहा है कमजोर है। पहले आपने तैयारी की नहीं, आप पहली बार आ रहे हो ना, तो बेटा बार बार रिवीजन करो इन चीजों का, है ना। आप कभी ऐसे मत समझो कि मेरा बेस कमजोर है, मेरा ये कमजोर है, मेरा वो कमजोर है। अगर आपने दिमाग में ये धारणा बना लेना तो फिर वो धारणा बन ही जाएगी आपके दिमाग में, भाई वो धारणा ही बन जाएगी। आप रिवीजन करो इन चीजों का बार बार। अगर ये चीजें आपको थोड़ा सा कम दिमाग के अंतर्गत घुस रही है तो जहां 4 घंटे पढ़ाई करो वहां 6 घंटे पढ़ाई करो आप, ठीक है। सर पाकिस्तान ने उसे अभी तक रिहा क्यों नहीं किया है? बेटा नहीं किया है अभी तक, है ना, कुछ चीजें होती है भाई, कुछ चीजें होती है मेरे प्यारे डियर। हाँ, बी.एन. राव फर्स्ट प्रारूप समिति का वो अध्यक्ष नहीं बेटा, वो पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ये प्रारूप का तैयार किया था इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब आगे आओ, अब लिखो प्यारे बच्चों, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य जज, ऐसे लिख लो, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य मेरे प्यारे डियर। लो जी साहब, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। वर्तमान सीजेआई कौन है? वर्तमान सीजेआई, वर्तमान सीजेआई कौन है? अरे बी.आर. गवई जी, बी.आर. गवई। बी.आर. गवई जी प्यारे बच्चों 24 नवंबर तक रहेंगे, 24 नवंबर 2025 तक। इनके बाद में कौन बनेगा? कमेंट करके बताओ, देखिए नाम हो चुका उनका। फिर आता है सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीजीआई, सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीजीआई। फिर आता है प्यारे बच्चों न्यूनतम कार्यकाल वाले सीजीआई, है ना, न्यूनतम कार्यकाल वाले
सीजेआई। बताओ देखे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़ है, ये 1978 से लेकर के 1985 तक मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सबसे लंबा कार्यकाल इनका है। फिर मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम बात करूं तो कमल नारायण सिंह का। न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो है ये 1991 में मात्र 18 दिन रहे थे। ये कितने? मात्र 18 दिन मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी साहब, बहुत बढ़िया। उनके बाद में लिखो आप वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना, वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे प्यारे बच्चों, वकील कोटे से, वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे प्यारे डियर। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक का नाम है एस एम सीकरी, एस एम सीकरी। ठीक है साहब, ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी बने थे। एक आता है प्यारे बच्चों यू यू ललित, यू यू ललित। ठीक है ना, ये भी सीजीआई बने थे प्यारे बच्चों। और एक है इंदु मल्होत्रा, ये तो वर्तमान में भी है ना, इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा, ये तो प्यारे बच्चों वर्तमान में भी है। और ये भारत की पहली महिला है जो वकील कोटे से जज बनी है। ये भारत की पहली महिला है जो वकील कोटे से जज बनी है प्यारे बच्चों। क्लियर? बिल्कुल साहब क्लियर। उसके बाद में लिखो आप पद पर रहते हुए मृत्यु, है ना। फिर लिखो आप पद पर रहते हुए मृत्यु, रहते हुए मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों। बताओ कौन कौन से जज थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो एक तो थे मतलब सीजीआई जो है ना, सीजीआई है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सीजीआई जिनकी पद पर रहते हुए निधन हुआ था। मृत्यु शब्द का प्रयोग मत करो यार, निधन शब्द लिखो ना, निधन लिखो। अब तुम बोलोगे सर निधन और मृत्यु में क्या अंतर होता है? किसी सम्मानजनक व्यक्ति के लिए निधन शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। आम आदमी के लिए मृत्यु का और सम्मानजनक के लिए निधन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पहला हीरालाल जे कानिया, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज थे, है ना, हीरालाल, हीरालाल जे कानिया, जे कानिया। ठीक है ना। हाँ, इनके बारे में इनके कोष्टक में एक और लिख लो, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य जज, है ना, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम सीजीआई थे ये, प्रथम सीजीआई, है ना। पहले सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और एक जज का नाम याद रखना आपको, सव्यसाची मुखर्जी, सव्यसाची साची मुखर्जी। ये दो जज थे प्यारे बच्चों जिनकी पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था। ठीक है, सव्यसाची मुखर्जी। ठीक है जी साहब। उनके बाद में लिख लो प्यारे बच्चों इनमें आप लोग कि अनुसूचित जाति के प्रथम सीजीआई, अनुसूचित जाति के प्रथम सीजीआई, अनुसूचित जाति के प्रथम सीजीआई, प्रथम सीजीआई मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो नाम याद रखना है आप लोगों को, केजी बालकृष्णन, केजी बालकृष्णन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, केजी बालकृष्णन मेरे प्यारे बच्चों। फिर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, है ना, कि ऐसे जज जो सेवानिवृत्ति के बाद में चुनाव लड़े हैं, लिख लो, ऐसे जज, ऐसे जज जो जो सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्त जानते हो ना, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद बाद चुनाव लड़ा, के बाद चुनाव लड़ा मेरे प्यारे डियर। कौन कौन से हैं फटाफट से लिख लो, देखिए 5-6 जज है ना। कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? नाम लिखो आप लोग, के सुब्बाराव, के सुब्बाराव, के सुब्बाराव प्यारे बच्चों, के सुब्बाराव जी ने, है ना, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव मेरे प्यारे बच्चों। और ये तो हमारे देश के सीजीआई थे। फिर लिख लो आप मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
फिर लिख लो आप मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उपराष्ट्रपति रहे थे ये तो, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है ना, ये भी हमारे देश के सीजीआई रहे थे प्यारे बच्चों। ठीक है जी। उसके बाद में लिख लो प्यारे बच्चों आप वी आर कृष्णा अय्यर। वी आर कृष्णा अय्यर, वी आर कृष्णा अय्यर, इन्होंने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति का चुनाव। ये मेरे प्यारे बच्चों मुख्य जज नहीं थे, केवल सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इनके बाद में लिख लो आप के एस हेगड़े, है ना, इनके बाद लिख लो के एस हेगड़े। हेगड़े, ये मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा सांसद रहे, ये राज्यसभा सांसद भी रहे मेरे प्यारे डियर, और इन्होंने इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है जी साहब, ये भी जज ही थे, ये मुख्य जज नहीं थे मेरे प्यारे दोस्त। उनके बाद में लिख लो आप पी सदाशिवम, है ना, पी सदाशिवम, पी सदाशिवम, सदाशिवम, ये केरल के राज्यपाल थे, केरल के राज्यपाल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और एक बात बताऊं इनके बारे में, है ना, एक बात बताऊं, क्या ये जज थे मेरे प्यारे बच्चों, केरल के राज्यपाल थे, वैसे इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, है ना, वैसे कोई चुनाव नहीं लड़ा था। और लास्ट लिख लो प्यारे बच्चों इसमें फातिमा बीबी, जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे, फातिमा बीबी। एक और रह गया, फातिमा बीबी, है ना, ये कहाँ की राज्यपाल थी, तमिलनाडु की राज्यपाल, तमिलनाडु की राज्यपाल, राज्यपाल। ये क्या थी, ये जज थी, ये जज थी। और क्षमा प्रार्थी हूं, अपने सदाशिवम जी जो थे ना, ये अपने सीजीआई थे। फातिमा बीबी से याद आया, भारत की सब सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, दो फैक्ट और लिखने हैं, फटाफट से लिख लो। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। लो जी भैया, ठीक है, फातिमा बीबी मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों, कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक कोई भी महिला मुख्य जज नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक, अभी तक कोई भी महिला, कोई भी महिला, महिला मुख्य जज नहीं बनी है, मुख्य जज नहीं बनी, नहीं बनी है। लेकिन लेकिन सितंबर 2027, सितंबर 2027 में बीवी नागरत्ना, बीवी नागरत्ना, बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनेगी, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश बनेगी प्यारे बच्चों। लो जी साहब, अब तुम बोलोगे कि गुरुजी यार तुम कोई ज्योतिष थोड़ी हो, तो 2027 की बातें बता रहे हो, अब तुम ज्योतिष ही समझ लो यार, है ना। फातिमा बीबी, हाँ बीबी में यार दोनों मात्रा छोटी आएगी ना, मैं बड़ी आएगी, मैंने छोटी लगा दी, क्षमा प्रार्थी है इसके लिए, है ना, दोनों मात्रा जो है बीबी के अंतर्गत वो बड़ी आएगी, फातिमा बीबी। यहाँ पर भी आप लोगों को बड़ा लिख लो, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, ठीक है। अब पूछो तुम जो भी पूछना चाहते हो, आज थोड़ी क्लास लंबी हो रही है अभी, है ना। हाँ, तो आज सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो चुका है, कल क्लास होगी, सैटरडे है, ध्यान रखना, कल सैटरडे को क्लास होगी भैया। वर्तमान जज सूर्यकांत बन जाएंगे 24 नवंबर को, बहुत बढ़िया साहब। सर 10th के बाद इंडियन पॉलिटी पहली बार पढ़ रही हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ समझने की, ऐसी बात नहीं है, पढ़ती नहीं। हाँ कोई ना बेटा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लीला सेठ हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, बिल्कुल साहब। सर क्या कोई प्रश्न एक साथ दो या दो से ज्यादा देशों
कि नागरिकता रख सकता, नहीं रख सकता, है ना? बिल्कुल भी नहीं रख सकता। हाँ, गुनाह के अनुसार धारा का प्रावधान कौन करेगा? गुनाह के अनुसार धारा का प्रावधान कौन करे? वो कानून होता है बेटा, कानून संसद बनाती है हमारी, है ना? कानून संसद बनाएगी दोस्तों। पहले ही पता चल जाता है सीजीआई का एक, हाँ बेटा, वरिष्ठता के आधार पे ना, सीनियरिटी के आधार पे पहला ही पता चल जाएगा दोस्तों। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ लेकिन है ना, लेकिन ये बनेगी कुछ दिनों के लिए, है ना, मेरे हिसाब से मुश्किल से 20-25 दिन के लिए बनेगी ये। उसके बाद में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में बी आर गवई जी है 52वें सीजीआई, और 53वें सीजीआई बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कौन? सूर्यकांत जी। आप लोगों को इसमें ध्यान रखना, 50, 51, 52, 50वें, 50वें, 51वें और 52वें और 53वें, 53वें, इन सब सीजीआई का नाम याद रखना है ना? इन सब सीजीआई का नाम याद रखना है। 50, 51, 52 और 53 मेरे प्यारे डियर। बी आर गवई जी 52 में है, 53 में सूर्यकांत जी बन जाएंगे, ठीक है। 51 में कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे। और 50 में कौन थे वो तुम बता देना, ठीक है। कल नया टॉपिक होगा। अब बताओ, कल राजनीतिक दल पढ़ाऊं आप लोगों को? कल शनिवार है ना, तो कल शनिवार को हम एक काम करते हैं, कल हम राष्ट्रीय प्रावधान कंप्लीट कर, राष्ट्रपति के है ना वो, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकालीन प्रावधान, ये कल कंप्लीट कर लेते हैं। आपातकालीन प्रावधान, है ना, आपातकालीन प्रावधान जो है ये कल कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास में। फिर संडे को हम 1-2 घंटे की क्लास में राजनीतिक दल है वो एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है ना भाई? एक ही क्लास में संडे में राजनीतिक दल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि राजनीतिक दल में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, तो वो संडे के कर लेंगे हम लोग। तो क्लियर? बहुत बढ़िया रिंकू, शाबाश। नेत्रा, गूगल पर आ रहा है सर कि रह सकते, नहीं बेटा नहीं रह सकते, गूगल हर बार सच नहीं बोलता है ना। एक साथ आप 2 देशों की नागरिकता रख ही नहीं सकते प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से कल। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।